नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश शर्मा योर माइंड ओपनर चैनल से लगातार आपको दिल्ली बार एसोसिएशन 30 जारी के चुनाव की अपडेट देता हुआ और इस कड़ी में मैं आपकी बात करा रहा हूं कैंडिडेट्स से। डिफरेंट पोस्ट पर जो कैंडिडेट कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, मैं आपके सवालात करता हूं उनसे और जो भी वो जवाब देते हैं ठीक रूबरू आपके सामने कराता हूँ। इसके बाद मैं डिसीजन आप पर छोड़ रहा हूँ कि आप डिसाइड करें कि वो कितना ईमानदारी से उन्होंने जवाब दिए, क्या उनकी इंटेंशंस हैं, क्या उनका विजन है, और उसको आप देख करके सोच करके तब आप उनको वोट दीजिएगा। ये मेरी रिक्वेस्ट रहती है। आज मैं इसी कड़ी में मिलवा रहा हूँ आपको एडवोकेट दीपक शर्मा जी से। वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं ऑनरी सेक्रेटरी की पोस्ट पे। मैं उनको आपसे रूबरू करा रहा हूँ। दीपक जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में बहुत बहुत। और बिल्कुल एक भी क्षण वेस्ट ना किए हुए, आप किस विजन के साथ इलेक्शन में आए हैं, वोटर्स जानना चाहते हैं। देखिए, मैं बड़े क्लियर विजन के साथ इस चुनाव के अंदर आया हूँ। यहाँ पर जो इतने टाइम से हम देखते आ रहे हैं कि एक भ्रष्टाचार चलता रहता है और बड़ी समस्याएं यहाँ पर चल रही हैं। जब से मैंने बार ज्वाइन करी है तब से एक ही चीज़ मैं देखता आ रहा हूँ कि हर चुनाव के अंदर हर कैंडिडेट आके एक ही प्रॉब्लम्स को लेकर आता है कि मैं बाथरूम की सफाई करवाऊंगा, मैं पार्किंग के प्रॉब्लम्स दूर करूंगा, मैं करप्शन दूर करूंगा। लेकिन वो चीज़ें एज इट इज़ रहती हैं, वो कभी आज तक तस से मस नहीं हुई वो प्रॉब्लम। जहां आज जब मैं आया था प्रोफेशन के अंदर 99 में, तब जहां वो प्रॉब्लम स्टैंड करी थी, आज भी वहीं स्टैंड कर रही है। तो ऐसा क्या कारण है कि वो प्रॉब्लम्स क्यों नहीं खत्म हो रही है? सबसे पहले वो कारण जानना है और उन प्रॉब्लम्स को दूर करना है, ये और जड़ से दूर मेन है जी। तो इस मिशन में आपको मैं एक सवालात कर रहा हूँ जो वोटर्स जानना चाहते हैं। यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये जो आपने बताया, पार्किंग की प्रॉब्लम है, सफाई की प्रॉब्लम है और बार बेंच के रिलेशन की प्रॉब्लम है। ये सब चीजें तो सब स्टीरियोटाइप बता रहे हैं। मैं कुछ एक्सक्लूसिव जो डिमांड कर रहे हैं, जो वोटर्स हमारे मेरे से बात कर रहे हैं, मैं वो पूछ रहा हूँ कि यहाँ सबसे बड़ा जो एक घपला जिसे कहा जाए वो है सीट्स की अलॉटमेंट को। जो यहाँ सीट अलॉट होती हैं उनमें और प्लस चैम्बर्स में, आपसे उम्मीद की जा रही है कि आप उसके बारे में अपना विजन बताएं कि आप इसको कैसे ठीक करें। देखिए, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होगा। इसके अंदर कोई भी हाइड एंड सीक नहीं होगा और जो एंटाइटल होंगे सीनियरिटी के हिसाब से या अपनी मेडिकल कंडीशन के हिसाब से उन्हीं को प्रेफरेंस दी जाएगी। और ऐसा नहीं है कि बंद कमरे के अंदर ये फैसले लिए जाएंगे। मैं अगर आता हूं, मेरे को मैंडेट पब्लिक देते हैं, यहाँ के मेंबर्स देते हैं, तो जितने भी मेजर फैसले होंगे वो बंद कमरों के अंदर नहीं होंगे, बाहर मेंबर्स के बीच में होंगे। अगर कहीं हमने कैंटीन किसी को अलॉट करनी है, उसके रेट डिसाइड करने, तो वो मेंबर्स के बीच में बैठ के डिसाइड करेंगे। मेंबर्स को भी ऑप्शन दी जाएगी कि भाई हमारे पास ये एक बेस्ट 3 प्रपोजल आई हैं इस कैंटीन को चलाने के लिए। अगर आपके पास इससे बेस्ट कोई प्रपोजल आप लेकर आ सकते हैं या आप किसी इंसान को लेकर आ सकते हैं जो इससे बेटर वे के अंदर कैंटीन को चला सकता है, तो हम उसका वेलकम करेंगे। उसी हिसाब से सीट और जो चैम्बर की बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी होगी, कोई भी उसके अंदर हाइड एंड सीक नहीं होगा और ऑनलाइन सारा हम प्रोसेस करेंगे। सबका जिसने अप्लाई कर रखा है उनकी भी जो लिस्ट होगी वो डिस्प्ले करेंगे। हम किनको अलॉट कर रहे हैं वो डिस्प्ले करेंगे। जितनी भी बार के अंदर डाटा अवेलेबल होगा सारा का सारा डिस्प्ले किया जाएगा। जब से पहला शख्स जो होगा, मेंबर होगा, जिसने 1980 में भी अप्लाई करा होगा, तो हमने उसका भी नाम और नंबर उनका डिस्प्ले करेंगे कि भाई सबसे पहला नंबर इनका आ रहा है। और अगर वो लेना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। सबको लेटर्स भेजेंगे कि अगर आप अपना नाम इसमें से हटवाना चाहते हैं तो हमें बता दीजिए। और आप अभी भी ऑप्ट करना चाहते हैं कि आपको सीट या चैम्बर क्लेम करनी है, तो नेक्स्ट जब भी हम कुछ इस हिसाब से हम निकालेंगे तो हम आपको प्रेफरेंस देंगे। सीट्स यहाँ बढ़ जाए ऐसी संभावना आपको दिखती है? बिल्कुल संभावना है, करने की इच्छा होनी चाहिए। सीट्स बहुत बढ़ सकती हैं। यहाँ पे बहुत सा एरिया है। मैं आपको बता दूं, एक एरिया ऐसा है जहाँ पे मैक्सिमम डाउट और बैठे हुए हैं, जो बिना किसी अथॉरिटी के बैठे हुए हैं। एक्चुअली क्या था, जो हमारी डिग्निटी को भी बिल्कुल डिग्निटी को भी डाउन करते हैं। जब जो मैं अपने सीनियर से सुनता होता हूँ कि पहले एरिया बहुत खुला था ये, तो कोई किसी की तरफ इतना ध्यान नहीं देता था, तो कोई भी कहीं टेबल कुर्सी लगा लेता था। तो कुछ टेबल कुर्सियां सीनियर्स की ऐसी थी जो यहाँ से हाई कोर्ट शिफ्ट कर गए या अनफॉर्चुनेटली वो एक्सपायर कर गए, तो उन पर आके टाउट्स बैठ गए थे। तो ऐसी बहुत सी सीट्स हैं यहाँ पे। उसको आपके निगाह में है? बिल्कुल मेरी निगाह के अंदर है, बहुत मेरी निगाह के अंदर। हमने पहले भी उनकी लिस्ट तैयार करके डिफरेंट जो बार नहीं है उनसे उनको लॉयर्स को अलॉट करवाया। कैंटीन की आपने बात की। कैंटीन एक्चुअली वकील जो हमारे अधिवक्ता भाई बहन है, एक डिग्निटी होती है, उनका एक स्टैंडर्ड है, कोर्ट ऑफिसर माना जाता है। उनके जो रिलेटिव जो भी मिलने वाले आते हैं वो भी उनका भी एक पैमाना स्टैंडर्ड है। लेकिन जब मैं देखता हूँ यहाँ सिविल साइड में कैंटीन है या वेस्टर्न विंग में उधर कैंटीन है,
वो ऐसी हैं जैसे एक ढाबे होते हैं, बिल्कुल जो सड़क चलते हैं जो ढाबे होते हैं, ऐसा नहीं लगता जैसे साहब थोड़ा सा मैं डिफर हूँ यहाँ पे, ढाबों की क्वालिटी फिर भी अच्छी होती है। क्वालिटी मैं मतलब आपसे बैठने की, हाँ मैं यस डिफर हूँ क्वालिटी अच्छी कि हो सकती है, ढाबों लेकिन की जो बैठने का क्वालिटी- सिस्टम है, हाँ जी इतना बिल्कुल। जैसे अब सुप्रीम कोर्ट में कैंटीन बनी या द्वारका कोर्ट में कैंटीन बनी है, वहाँ बैठ के लगता है कि आप किसी को चाय पिला सकते हैं। देखिए क्वालिटी तो सर, मेंटेन करनी इसके पड़ेगी। अंदर एक तो हम नोटिफिकेशन देंगे बार की तरफ से, अगर हम आते हैं तो उसके अंदर क्लियर लिखेंगे कि 1 से लेकर 2:30 बजे तक सिर्फ एक्सक्लूसिव लॉयर्स के लिए लंच का रहेगा। उसके अंदर जो प्रेफरेंस दी जाए वो लॉयर्स को फर्स्ट दी जाए। अदरवाइज हम क्या देखते हैं, हम कैंटीन्स में जाते हैं तो लिटिगेंट्स या आउटसाइडर आके बैठे होते हैं और लॉयर्स को बैठने की जगह भी नहीं मिलती है। बड़ा अच्छा सिस्टम लेकर आएंगे, बहुत इसको अपग्रेड करेंगे और आपको खुशी होगी कि आप अब एक अच्छी जगह बैठ के अपना खाना खा रहे हैं या अपने स्नैक्स को और चाय को एंजॉय कर रहे हैं। एक और वोटर्स की डिमांड है कि यहाँ एक जो क्लिनिक होता था हमारा मेडिकल फैसिलिटी, जी। उसको मोहल्ला क्लिनिक में ट्रांसफर बदल दिया गया और उसका टाइमिंग केवल 2 बजे तक है। 2 नहीं, वो बजे ताले बिल्कुल लग जाते बिल्कुल हैं। गलत है कि जबकि अगर 2 बजे के बाद अगर एडवोकेट किसी की यहाँ तबीयत शाम खराब हो तक जाए, रहते हैं, जी, बिल्कुल। इवन 8 बजे तक भी रहते हैं। अगर 5 बजे किसी एडवोकेट की तबीयत खराब हो जाए तो वो क्या करेगा? वो फैसिलिटी क्यों नहीं मिल रही? इस बारे में आपका क्या वो थोड़ी विजन है? हमारी कमी है कि हमने इसके ऊपर कभी भी प्रोटेस्ट नहीं करा और उसकी टाइमिंग्स को लेके हमने कभी एजिटेट नहीं करा। एटलीस्ट मिनिमम 5 या 6 बजे तक उसकी टाइमिंग्स रहनी चाहिए। इवन अदरवाइज भी अगर आप 2 बजे से पहले भी जाएंगे और अगर उन्होंने आपको कोई प्रॉब्लम बता दी, आपकी ईसीजी नहीं है, यहाँ पे कुछ जो है बहुत छोटे छोटे से टेस्ट होते हैं, उनकी कोई फैसिलिटी नहीं है। अगर हम आए तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि सारे टेस्ट और जो हैं जरूरी चीज़ें वो यहीं पे मुहैया कराई जाए। अदरवाइज क्या होता है आज तक और अभी तक ये चीज़ होती है कि अगर आपको ईसीजी भी करानी है तो वो आपको तीरथ राम या हिंदूराव रेफर कर देंगे जी चले जाइए। तो जो एसओएस अलार्म के स्टेज के अंदर यहाँ पे आपको कोई भी मेडिकल बैकअप नहीं मिल सकता आज की डेट में। जी, एक सबसे बड़ी और अहम बात जिसपे हर कैंडिडेट मैं समझता हूँ बच रहा है, मैंने बहुत लोगों के इंटरव्यूज किए हैं और उससे क्यों बच रहे हैं, रीजन बेस्ट नोन टू देम। मैं लेकिन आपसे पूछना चाह रहा हूँ, थोड़ा तीखा सवाल है। इस बार को लेकर के इन कंपैरिजन टू अदर बार्स ये माना जाता है कि यहाँ बहुत सारा सोर्स ऑफ इनकम है लीगल। मैं इलीगल की बात नहीं कर रहा जी। हूँ। पार्किंग से पैसा आता है, जो शॉप्स अलॉट है उनसे पैसा आता है, हॉकर से पैसा आता है, मेंबरशिप का पैसा है और चैम्बर ट्रांसफर का पैसा है, सीट ट्रांसफर का पैसा है, बहुत तरह के पैसे हैं, सब्सक्रिप्शन फीस है। जी। लेकिन आज तक मैं भी काफी दिन से यहाँ हूँ और आपका तो बहुत लंबा एक अरसा हो गया, तो ऐसी कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं की गई कि किसी भी मेंबर को ये पता लग जाए कितना पैसा आ रहा है और कितना पैसा खर्च हो रहा है, क्या बैलेंस है, क्या उसका यूटिलाइजेशन हो रहा है, ये किसी को नहीं पता। तो इस बारे में आपका कोई विजन है? बिल्कुल विजन है जी। इसके जी, अंदर मैंने इसको आपको बहुत जैसे विस्तार से जैसे ही clear करें, मैंने आपको voters कहा है कि जानना इसके चाहते अंदर कहीं हमारे पूरे टेन्योर के अंदर कोई भी हाइड एंड सीक का क्राइटेरिया नहीं रहेगा। जो भी चीज होगी ओपन होगी और जितना भी ऑडिट होगा वो ओपन होगा। ऑनलाइन आप चेक कर पाएंगे इसको। ये नहीं कि उसके लिए आपको बार ऑफिस आना है या आपको अकाउंट्स में जाके कुछ चेक करना है। आप अपने डीबे की साइट पे जाइए, आपको वहाँ पे सारा मिलेगा कि हमारे पास कैश कितना आ रहा है, हमारे पास पैसा कितना आ रहा है और हमारा एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है, ताकि आपको एक एक पैसे का हिसाब रहे। और ये चीज मैं आपको एश्योर करता हूँ कि एक पैसे की बेईमानी किसी को करने नहीं दूंगा। यही एक कारण होता है कि अगर मेरे जैसा कोई शख्स या मैं चुनाव में आता हूं तो यहाँ का एक पर्टिकुलर वर्ग जो होता है वो एक्टिव हो जाता है, क्योंकि उनको पता है कि अगर ये मैं या मेरे जैसा कोई भी शख्स यहाँ पर आ गया तो वो इनकी करप्शन खत्म कर देगा। नहीं, करप्शन तो खत्म कर देंगे, ये आपका एक विजन, आपने वोटर्स ने जाना। लेकिन एक और इसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि यहाँ एक बार 2 लोग आते हैं, 4 लोग आते हैं, वो अगली बार ड्रॉप करते हैं, फिर दूसरे आते हैं, फिर तीसरी बार वही आ जाते हैं। तो मेंबर्स में एक इम्प्रेशन ये है कि आज 2 साल में जो एसोसिएशन ने, प्रेसिडेंट ने करप्शन किया, उसे अगली वाली चुप रहेगी, उस बारे में कुछ नहीं बोलेगी, क्योंकि वो भी उसे भी वही करना है। अगली बार जो आएगा वो चुप रहेगा। तो ये जो एक दूसरे को कंप्रोमाइज करके या एक दूसरे को हाइड करने वाला जो पॉलिसी है, क्या सेक्रेटरी दीपक शर्मा से वोटर हमारा उम्मीद करे कि आप पिछले जो 2 साल का जो कार्यकाल है उसमें कोई फाइनेंशियल डिस्क्रिपेंसीज है उसको हाईलाइट करें? 2 साल नहीं जी, जितना मैक्सिमम पीछे तक मैं जाके डिस्क्रिपेंसीज पकड़ पाऊंगा सारी पकड़ूंगा। लेकिन और ये बात सारी कहते उजागर सब है, करूंगा। ये बात कहते सब है। मुझे याद है जब इससे पहले वाली बार आई थी, उन्होंने कहा था हम ऑडिट करेंगे, हम जेल भेजेंगे, कमेटी बनाई, वो चेक करेगी अकाउंट्स को, और उसके बाद मामला फिर ट्रांसफर हो गया बिल्कुल, बिल्कुल, और फिर वो बिल्कुल ठंडे आप बस्ते ठीक में कह चला रहे गया और ऑडिटर को और पैसे चले गए। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं इस बात को कि बहुत बारी ऐसा हुआ, पिछली कमेटी, उससे पिछली कमेटी, उससे पिछली कमेटी, आप जितना पीछे जाएंगे सारी कमेटियां यही कहकर आई कि हम ये करेंगे, लेकिन किसी ने करा नहीं। और सबसे बड़ी रीजन क्या मानते रीजन हैं? मैं आपको बता रहा हूँ कि रीजन ये है कि उन्हें भी वही करना है। ये वो ज्यादा बेटर बता पाएंगे
लेकिन मैं आपको एक चीज बड़ी क्लियर से बता देता हूँ कि आप जैसे आप मेरी सीट पे लेंगे, इस पे जितने कंटेस्टेंट हैं, कोई कंटेस्टेंट जो है 2014 की कमेटी के अंदर रहा हुआ, कोई 2016 की कमेटी के अंदर रहा हुआ, कोई पहले भी रहा हुआ, और हर जो कंटेस्टेंट है भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त रहा। किसी को फिनाइल की गोलियां बेचने के किसी के ऊपर इल्जाम लगे, इतनी शर्म नहीं आई उनको कि उन्होंने स्वीपर से मंत्री मान ली। तो आप ना के वोटर जानते हैं, मैंने भी देखा है कि जो यहाँ जूस वाला है उससे 10-10 गिलास जूस पैक होकर घर जा रहे हैं, जो यहाँ फ्रूट चाट वाला है उससे फ्रूट चाट 10 पैकेट जा रहे हैं चलते हुए, चल भाई मेरी गाड़ी में रख दो। और तो और यहाँ इन्होंने प्याऊ थी एक हमारी वेस्टर्न विंग में, उस प्याऊ को हटा करके वहाँ चैम्बर बना के सर आपके सिविल साइड में भी प्याऊ थी, सिविल साइड में प्याऊ आपको थी, उसको अगर आपको सच्चाई जाननी है तो आप 504 नंबर सिविल साइड नंबर चैम्बर में जाइए और उनके जो अलॉटी है उनका जाके दर्द जानिए। नहीं मैंने बात की है, मैं लाऊंगा उस बात को भी, मैं आऊंगा, सब चुप है उस पर, सब चुप है। हाँ मैं उस बात को भी लाऊंगा, मैं पर्टिकुलर वो अगर मेरे पास इंटरव्यू के लिए आते हैं, शर्म की बात यह है और दुख की बात यह है कि कंटेस्टेंट ने कब्जा करा रखा है, दोबारा कंटेस्ट कर रहे हैं। यस ये सब मैं वोटर्स को बता दूं कि ऐसे लोग हैं, मैं आ रहा हूं उनके पास भी आऊंगा, वो नहीं आएंगे मैं उनको बारे में बताऊंगा कि क्या उन्होंने अपने कार्यकाल में किया, किस तरह से उन्होंने घपले किए, किस तरह से करप्शन को बहुत ऊंचाई तक पहुंचाया। और उसके बाद आज वो फिर कहते हैं कि मैं एक दिन में सब ठीक कर दूंगा। मैं अभी कोई पोस्ट पढ़ रहा था, उसने कहा, उसमें लिखा था कि भाई ये पार्किंग प्रॉब्लम, सैनिटेशन प्रॉब्लम, वाटर प्रॉब्लम, बस मैं आया और एक दिन में से। अरे भाई तुम 3 साल रहे, तुम उससे पहले रहे, तुम कुछ नहीं कर पाए, आज तुम आओगे तो एक दिन में खत्म कर दोगे, ये क्या बहकाने की कोशिश कर रहे हो। तो मैं वोटर्स को ये बता दूं कि आपके सवालात जारी रहेंगे। मैं एक और सवाल पूछ रहा हूं, दिक्कत ये है दीपक शर्मा से लोगों को, जो मैं समझ पाया हूं, मैं भी वोटर हूं यहाँ का, कि अगर ये आए तो किसी को भी करप्शन नहीं करने देंगे, किसी से झुकेंगे नहीं, चमचागिरी वाला जो चैप्टर है वो बिल्कुल बंद हो जाएगा, पॉलिसी खत्म होगी, फेवरिज्म, नेपोटिज्म ये सब खत्म होगा सर। एलसी जो अपॉइंट होते हैं, सपोज मैं सेक्रेटरी बनकर आ गया, अब मेरे ही लोग सीटें अलॉट होंगी, मेरे ही लोग एलसी और रिसीवर अपॉइंट होंगे, बिल्कुल खत्म होगा, बिल्कुल बंद होगा। रोटेशन बेसिस के ऊपर हो गया एलसी अपॉइंट, उनके नाम डिस्प्ले किए जाएंगे। कोई भी जज किसी को फेवर करके दिखा दे इसके अंदर एलसी और रिसीवर अपॉइंट करेगा, उसी टाइम उसके खिलाफ आवाज उठाई जाएगी। कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, जीरो टॉलरेंस जोन होगा बिल्कुल करप्शन को लेके या फेवरिज्म को लेके। लेकिन अगर यही आपका रवैया रहा तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ के दिग्गज और जो आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए लोग हैं वो आपको आने देंगे। उनकी लॉबी बड़ी हैवी होती है। देखिए बेईमान आदमियों के पास बड़ी स्ट्रेंथ होती है, ये कलयुग है। यहाँ सच्चे के साथ खड़े होने वाले बहुत कम लोग मिलेंगे। आप ये बहुत बड़ा एक कांटों का ताज अपने सिर पे डालने वाले हैं, पहनने वाले हैं, तो आपको लगता है कि आपका विरोध जम के नहीं हो रहा होगा इन बातों के लिए? बिल्कुल हो रहा है सर, जमकर विरोध हो रहा है। ऐसा तो नहीं आपको इस दबंगे के लिए गुंडा छवि कह के लोग बना सर ऐसा है, मैं इसका एक जवाब दे देता हूँ, क्योंकि लोगों को चाटुकार पसंद है। चाटुकारिता मेरे में बिल्कुल नहीं है। मेरे मेंबर्स मेरे को जानते हैं, मेरे से प्यार करते हैं। मेरे से एक बार एक सवाल किया गया था कि और आप भी अक्सर यही सवाल अपने हर उससे करते हैं पार्टिसिपेंट से। मैं आऊंगा उस सवाल पे भी कि आप में क्या खूबी, मैं आऊंगा। इससे पहले मैं डिस्कस कर रहा हूँ, एक और बात आती है कि यहाँ डीएलएसए के जो अपॉइंट होते हैं एडवोकेट्स, उनमें बार की पूरी दखलंदाजी होती है और होनी भी चाहिए बार की दखलंदाजी, लेकिन मेंबर्स के फेवर के लिए होनी चाहिए, फेवरिज्म के लिए नहीं होनी चाहिए। वहाँ फेवरिज्म है, बंद किया जाएगा सर। वही फेवरिज्म की मैं बात, बंद किया जाएगा, नेपोटिज्म है, बंद किया जाएगा, बिल्कुल बंद किया जाएगा। तो फिर तो बहुत लोग आपके खिलाफ हो जाएंगे, आपको आने में दिक्कत। आम मेंबर मेरे साथ है, आम मेंबर मेरे को प्यार करता है, आम मेंबर जानता है कि दीपक शर्मा किसी से डरेगा नहीं, किसी से दबेगा नहीं और अपनी आवाज बुलंद करके उठाएगा। अगर ये बात दबने और ना दबने वाली है तो मैं एक और सवाल कर रहा हूँ। जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम झेल रहा हमारा यंगस्टर, वो ये झेल रहा है कि जुडिशरी की तरफ से, बेंच की तरफ से उनको रेस्पेक्ट नहीं मिलती, उनको धुतकारा जाता है। अक्सर आए दिन लोग रोते हुए आते हैं कि फला मजिस्ट्रेट ने मुझे ये कह के धमका दिया, फला जज ने मेरी भरी कोर्ट में बेइज्जती कर दी, हंसी उड़ा दी। और उसके बाद वो आता है बार में, बार वाले कहते हैं अच्छा आप लिख के दे दो, और उसके बाद कुछ नहीं होता, उसके बाद कुछ नहीं होता। मुझे तो लगता है कि वो जाते होंगे जज साहब आपकी कंप्लेंट आई, देखो हमने रोक लिया सर, और आप हमें इसका फेवर करो। ये किस कारण से होता है कि नॉन प्रैक्टिसिंग एडवोकेट सत्ता में आ जाते हैं और वो बार ऑफिस में ही रहते होते हैं। मेरे लिए मेंबर को बार ऑफिस में नहीं आना पड़ेगा, क्योंकि उसी कोर्ट के अंदर मैं भी प्रैक्टिस करता नजर आता हूँ। मैं सुबह 10 बजे कोर्ट के अंदर एंटर कर जाता हूँ, और जब मैं खड़ा हूँगा तो मैं किसी को बर्दाश्त नहीं करूंगा कि मेरे मेंबर से कोई बदतमीजी करके। नहीं, आप भी उसी ट्रेंड में आ जाएंगे, क्योंकि आपको दिखाई देगा कि इस जज से मुझे फायदा मिल सकता है, इस जज से मैं कोई फेवर ले सकता हूँ, या मैं बहुत खुल के कहूँ तो लाइसेंसिंग स्टार्ट कर सकता हूँ, जैसे आपके पहले वाले करते आ रहे हैं। सर वो मेरे जीन्स में नहीं है, वो मेरे डीएनए के अंदर नहीं है कि मैं लाइजनर बनूं। और मैंने बड़ी ईमानदारी से और बड़े साफ गोई से वकालत करी आज तक, और मैंने कभी दबकर वकालत नहीं करी।
और आज तक मेरा रिकॉर्ड है कि जिस कोर्ट के अंदर मैं खड़ा होता हूँ वहां पे किसी मेंबर के साथ कोई बदतमीजी नहीं कर पाता। नहीं तो ये कैसे हम अश्योर करें? ये तो फिर जो लोग हैं आपके विरोधी बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि मैंने जैसा अभी कहा कि लोगों को वो पसंद है जो जी हजूरी करे, जो लोगों को गलत ना कहें, ये कहें हाँ जी ठीक है, वो दूसरा है हाँ जी ठीक है, वो हाँ जी वाले लोग हैं। और सर, क्या ये हाँ जी वाली नेचर आप बदल नहीं सकते? नहीं बदल सकता जी, मैं हारना बिल्कुल मंजूर है। बिल्कुल कोई लेकिन- कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, एथिक्स के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, मोरल के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, प्रिंसिपल के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। अगर आज मैं सिर्फ जीतने के लिए कॉम्प्रोमाइज कर जाऊंगा तो कल वकील की इज्जत भी मैं कॉम्प्रोमाइज पे कर आऊंगा। मैं हो रही है वो तो यही वो होगा, चल रहा है। यही होगा। अगर आज मैं सिर्फ जीतने के लिए मैं अपने मोरल से, अपने एथिक्स से, अपने प्रिंसिपल से कॉम्प्रोमाइज कर जाऊंगा तो कल अगर बुरा मत मानेगा, आपके साथ कहीं बदतमीजी होगी तो मैं वहां भी कॉम्प्रोमाइज ही कर आऊंगा, मैं वहां पर अड़ नहीं पाऊंगा, इसीलिए तो क्योंकि दुखी मैंने है अपना बात मान सम्मान, अपना आत्म सम्मान तो मैंने गिरवी रख दिया ना वहीं पे। सिर्फ एक चुनाव जीतने के लिए मैंने गिरवी रख दिया तो कल को मैं आपके लिए स्टैंड कैसे लूंगा? अभी आत्मसम्मान गिरवी वाली बात कैंडिडेट की तरफ से आपने की, मैं वोटर्स की तरफ से भी कर रहा हूँ। मैं एक अलहदा सा क्वेश्चन कर रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ जब से इलेक्शन डिक्लेयर हुआ है तब से रोज कभी लेडीज बार रूम में लंच होता है, कभी वेस्टर्न विंग की बार रूम में लंच होता है, कभी शाम को लंच रूम में कॉकटेल पार्टी हो रही है। तो क्या ये गलत सिस्टम नहीं है? इसमें दीपक शर्मा का अपना इंडिविजुअल क्या है? मेरा इंडिविजुअल ये है कि जब भी आपके पास कोई कैंडिडेट आए और कहे कि मैं आपको लंच पे या डिनर पे इनवाइट करना चाहता हूँ या मैं एक पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, तो उससे सिर्फ एक सवाल पूछिए कि हमारा जो प्रोफेशन है बड़ा नोबल प्रोफेशन है, तो ये चीज़ अच्छी लगती है क्या? और सेकंड, हमने बहुत गलत परिस्थितियां भी पिछले 2-3 साल के अंदर देखी, कोरोना काल देखा। तो मिस्टर कैंडिडेट आप ये बता दीजिए कि आपने कितने घरों में राशन भिजवाया या कितने लोगों की मदद करी? कोरोना की आपने मुझे याद दिलाई, मैं अपनी आपकी दी हुई कसम तोड़ रहा हूँ। याद है जब वो एक बार का जो कर्मचारी था यहाँ, जो सबकी सेवा करता था, लंच लाता था, गाड़ियों पे कपड़ा मारता था आपके सेंट्रल हॉल के सामने, जी, उसकी सागर। डेथ हुई। सागर की डेथ हुई, कई दिन तक उसकी डेड बॉडी यहीं मोर्चरी में पड़ी रही। 20-22 दिन तक रही। मैंने भी कांटेक्ट किया, आपने भी कांटेक्ट किया, फिर हम लोग गए। तो क्या ये चीजें पब्लिक में नहीं आनी चाहिए? नहीं, आप मुझे हमेशा मना करते रहे कि भाई इन बातों को नहीं लाओ, या तो जब आपका इलेक्शन लड़ने का मूड नहीं था। ऐसा नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये ब्लैक स्पॉट है हमारे ऊपर, ये इंसिडेंट्स कि एक शख्स ने, देखो बार एम्प्लॉय भी हमारा परिवार का मेंबर है, हम उनके बिना अधूरे हैं, वो हमारे बिना अधूरे हैं। उसने बहुत साल हमारे यहाँ सेवा करी, बाद में कुछ हेल्थ इश्यूज उसके हो गए, उसने जॉब छोड़ दी, तो उसने फिर उसके बाद गाड़ियों पे कपड़ा मारना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि पेट जो रोटी मांगता है। तो कभी किसी वकील साहब ने कह दिया कि मेरे को रोटी ला दे, तो 10-20 रुपये उसमें से बचा लेता था वो, और अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ हुई। और कोई भी आकर उसके पोस्टमार्टम के लिए कंसेंट लेटर जाता है, वो नहीं दे रहा था। ये ड्यूटी बार की बनती थी, बार की नहीं, हर उस मेंबर की भी और बनती जो थी। उनसे सेवा कराते थे उनकी Yes, मोरल ड्यूटी बनती जी थी। जी, क्योंकि जो आपके लिए खाना लाता है, आपके लिए पानी लाता है, आपकी सेवा करता है, आप कुत्ता भी रखते हैं ना, उससे भी प्यार हो जाता है। एक इंसान ने आप यहाँ पर आपकी इतनी सेवा करी और आपसे आगे नहीं आया क्या? एक आगे लेकिन लोगों का, चलो वो और बहुत लंबी बात हो जाएगी। मैं जानना ही चाहता हूँ, जब हम बलसवा में कोविड के टाइम में लंच पैकेट बांटने गए थे और थोड़ा चावल लेके गए थे और सामान लेके गए थे, हम भी थे, मैं भी था, आप भी थे, और 4-5-6 लोग और भी थे। मैंने आपसे पूछा था भाई तुम इसलिए बांट रहे हो कि तुम्हें इलेक्शन लड़ना, तुमने कहा मैं इलेक्शन में आऊंगा ही नहीं। तब ये अचानक कैसे एकदम ये इलेक्शन लड़ने की बात आई? इसे मैं ये ना समझूं कि आप कोविड में जो काम कर रहे थे वो इलेक्शन के मद्देनजर रख रहे थे। अगर देखिए उसके मद्देनजर कर रहे थे तो उसकी हम वीडियो खींचते, फोटोएं खींचते, वायरल करते, और अब भी कर सकते हैं, मेरे पास है, अब भी कर सकते हैं, मेरे पास है सारे। लेकिन नहीं, ये काम कभी नहीं होगा। हर वो शख्स जानता है हमने क्या तो ये करा। इलेक्शन में आने का कैसे डिसीजन लिया? इलेक्शन में आने का डिसीजन इस कारण से हमने जबकि लिया, आपको पता था कि आपके विरोधी बहुत हैं, जो बिल्कुल। चाहते ही नहीं कि ऐसा कोई आदमी आए जो यहाँ ईमानदारी की मिसाल पेश मैं करे। बिल्कुल अपने आप को, मैंने राजनीति से अलग कर लिया था, मैं राजनीति में नहीं आना चाहता था, मैं बहुत अपने आप को अलग रख के चलना चाहता था राजनीति से। लेकिन मैंने क्या देखा कि जितने भी, खासतौर से मैं देखो, मैं किसी और की सीट की बात नहीं करूँगा, मैं अपनी सीट की बात करूँगा। मेरे सीट पे जितने मेन कंटेस्टेंट थे, कोई चैम्बरों पे कब्जे करवा रहा है, कोई फिनाइल की सत्ता, जिस समय वो एग्जीक्यूटिव में थे, यस, वो एडिशनल सेक्रेटरी भी रहे हैं, वो वाइस प्रेसिडेंट भी रहे हैं। एक शराब पीता है ढाबे वालों के साथ बैठ के, वहां पे झगड़े होते हैं, केस बनते हैं, ये क्या, ये काम एडिशनल सेक्रेटरी का है। एक वाइस प्रेसिडेंट रहता है,
अपना चैम्बर बेच के रोहिणी में वो चैम्बर अलॉट करवा लेता है। अपना चैम्बर यहाँ पर क्यों बेचा भाई? अगर तुम्हें इतनी समाज सेवा का, अपने वकीलों का इतना दर्द है, अपना प्यार है, बाहर नहीं दे सकते थे, अपने ही 4 जूनियर्स को दे देते, भाई मेरा चैम्बर यूज कर लो, मेरे को रोहिणी में अलॉटमेंट मिल रही है। क्यों बेच के आपने पैसे अंदर करे? उसके बाद यहाँ पर पीछे उन्होंने चैम्बर बनाए और उन चैम्बर को दोबारा से बेचा गया। दुकान बना रखी है क्या? सब कुछ आपको ही चाहिए और मेंबर्स के लिए कुछ नहीं चाहिए। आप नहीं दे सकते अपने मेंबर्स को, जो आपके लिए जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं उन्हीं को दे देते। कुछ इंसानियत तो नजर आती? दुकानें खोल कर बैठे हुए हैं। एक है जो कैमरों पे कब्जे करा रहे हैं, एक फिनाइल की गोलियों का उनको दे दिया गया कि भाई जितने भी हमारे बाथरूम हैं उन सब के अंदर फिनाइल की गोलियां यूज होती हैं ताकि स्मेल ना आए, तो उन्होंने लाके सिंथेटिक की गोली डाल दी वहां पे। और हर हफ्ते बिल लिया उसका 35-35 हजार रुपए का। हर एक शख्स को एक्सपोज करूंगा, आगे हर शख्स को डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ करूंगा, और इस मामले में मेरे से किसी रहम की कोई उम्मीद नहीं कर सकता। लेकिन एक आरोप और लगता है आपके ऊपर जी। आरोप ये लगता है कि आपकी इस दबंगई छवि को देखते हुए जो पिछली बार रही है, उन्होंने आपको कहीं ना कहीं, लोग तो ये कहते हैं कि उनको ओबलाइज करते रहे, उनको आके स्टेज पे सीट देते रहे और उनको बुके उके देते रहे ताकि वो शांत रहें, आपको छेड़ा ना जाए, आपको कहीं उनके विरोध में बिगुल ना बजा दें। क्या ऐसा कुछ आपको स्मेल आई कि वो आपको ओबलाइज करते थे? ऐसी कोई स्मेल नहीं कभी आई। अगर ऐसी स्मेल आती तो देयर एंड देन मैं रिफ्यूज करता। एक्चुअली में हुआ क्या कि जो पिछली से पिछली कमेटी थी उसके अंदर हमारे यहाँ लॉकअप पे गोली कांड हुआ था, बहुत गलत वो इंसिडेंट था। तो उसके अंदर क्या हुआ कि जीवीएम हुई थी, मेरे को कमेटी ने नहीं करा था, मेरे को जीवीएम के अंदर मेंबर्स ने कहा था कि इस मैटर को देखने के लिए हमें दीपक शर्मा चाहिए। एक सुर में एक आवाज में कहा था। उसके बाद उन्होंने बाहर सबके सामने यस करी थी, अंदर गए, अंदर जाके वो 2 घंटे के बाद बाहर निकले, 4 लिस्टें बनाकर लेकर आए और मेरा जो नाम था चौथी लिस्ट के अंदर था। बाहर जीवीएम में जिस मेंबर्स ने कहा कि जहां पे मेरे को लीगल काम देखना है, मेरा नाम वहां से काट दिया। जीवीएम का उन्होंने उस समय बात नहीं मानी, मतलब जो मेंबर ने लाना पड़ा। ठीक है, पब्लिक डिमांड, ठीक है, हमेशा पब्लिक लेकर आई है मेरे को किसी बार ने, किसी जो एग्जीक्यूटिव कमेटी ने, उन्होंने कभी नहीं करा। पब्लिक क्योंकि उनको पता मेंबर्स ये उम्मीद करें कि आप अगर जीत के आते हैं तो पिछली बार में कोई भी घपला है उसके लिए कोई भी जिम्मेदार है, बिल्कुल सामने आएगा, बिल्कुल सामने आएगा, बिल्कुल सामने आएगा, बिल्कुल एक्सपोज किया जाएगा। ये वायदा है आपका? एक वायदा है 100%। ये वोटर सुन रहा है आपकी बात? कहीं ऐसा ना हो सर, बाद में लिख कर ले लो आप, मेरी मजबूरियां हैं, मैं कोई मजबूरी नहीं है, ये है वो। दीपक शर्मा मजबूर होने वाला नाम नहीं है सर। दूसरी एक बात, ये तो आपने बताई सारी बातें, आप ये बताएं कि आपकी सीट पे जैसे आपने अभी गिनाई क्वालिटीज, आपने जो अदर कंटेस्टेंट हैं ऑनरी सेक्रेटरी की पोस्ट पे, अब मेरे जैसा वोटर राकेश शर्मा हो या XYZ ABC कोई भी हो, उसको एक वोट देना ऑनरी सेक्रेटरी। अगर वो कास्ट, कलर, क्रीड, फेवरिज्म, एरियाइज्म सबको हटा के एक ईमानदार आदमी को वोट देना चाहता है, कॉम्पिटेंट आदमी को वोट देना चाहता है, जिसे दावा कर रहे हैं दीपक शर्मा कि आई एम द कॉम्पिटेंट, आई एम द ऑनेस्ट पर्सन, तो ऐसी क्या क्वालिटी आप अपने में एक्स्ट्रा मानते हैं जिसकी वजह से मेरे जैसा आखिरी पायदान पे खड़ा हुआ वोटर आपको वोट करे? मेरे को इस कारण से वोट दीजिए, मैंने 99 के अंदर प्रोफेशन ज्वाइन करा था, तब से लेके आज तक अगर कभी बार के ऊपर कोई क्राइसिस आए हुए हो या किसी मेंबर के ऊपर कोई प्रॉब्लम आई हो और दीपक शर्मा वहां पर ना खड़ा नजर आया हो, ना लड़ता नजर आया हो, तो मेरे को वोट मत दीजिएगा। जितने मेरे ओपोनेंट हैं इस समय, वो आपको तब से लेके आज तक एक बारी भी नजर आए हो तो उनको वोट दे दीजिएगा। ये आप वोटर से कह रहे हैं? चैलेंज है आपका? जी, चैलेंज है मेरा। एक बात कह के मैं आपकी बात यहाँ खत्म करूंगा। एक मेन मुद्दा है, मैंने आज तक, सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, मैंने कभी ये नहीं देखा कौन से ग्रुप से बंदा बिलोंग करता है, कौन से कास्ट से बिलोंग करता है, कौन से रिलीजन से बिलोंग करता है। मैंने सिर्फ काला कोट देखा है। और अगर किसी एडवोकेट ने आके मेरे को ये बोल दिया है कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, तो मैंने उसी टाइम उसके लिए स्टैंड लिया। चलिए, एक प्रॉब्लम जो है उसको लिपापोती सब कर रहे हैं और उसमें मैं कहूँगा कि डिप्लोमेटिक बात करते हैं। हमारी जो बहनें हैं, जो बच्चियां हैं, जो अभी बहुत तादाद में अब बढ़ रहा है, मैं सब देखता हूँ लड़कियां जो हैं वो बहुत तादाद में आ रही हैं ये करके, लॉ करके। उनके साथ प्रॉब्लम ये है कि वो दबे लफ्जों में ये कहते हैं कि हम यहाँ सिक्योर फील नहीं करते हैं, स्पेशली आफ्टर 5 o'clock, जबकि काम करने के लिए कई बार 6 भी बज जाते हैं, 7 भी बज जाते हैं, कई बार 8-9 भी बज जाते हैं। सपोज सीनियर ने कहा भी कल ये बेल लगानी है, मैटर टाइप करना है, कुछ करना है, तैयार करना है,
लेकिन वो यहाँ से मेट्रो स्टेशन तक या कहीं दूर गाड़ी खड़ी है या बस स्टैंड तक जाने में भी अपने को अनसिक्योर्ड महसूस करती है। कोई ऐसी प्लान है कि यहाँ कोई भी बच्चा हमारा हो, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, चाहे कोई भी हो, हमारी बहन हो बेटी हो, वो अपने आप को यहाँ बिल्कुल सिक्योर्ड महसूस करे, ऐसी को प्लान बिल्कुल 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 मेरे माइंड के अंदर है। मैं यहाँ से हर किसी को एक प्रॉमिस कर रहा हूँ कि सेक्रेटरी मैं बनूंगा, लेकिन अगर मैं हर मेंबर को ये फील नहीं करा पाया कि वो सेक्रेटरी है तो मैं सेक्रेटरीशिप छोड़ दूंगा। सबको इतना सेफ और सिक्योर फील कराऊंगा। नहीं, छोड़ने की बात नहीं, इतनी मुश्किल से आपको बनाएंगे, इतनी तूफानों से सर जब हर बंदा लाएंगे आप केजरीवाल की तरह मौके नहीं सर, ना ना ना, केजरीवाल वाला काम नहीं है, भगोड़े वाले काम नहीं होते हैं, ना हम दोगली बात करते होते हैं। सर मैंने क्या कहा है कि हर मेंबर ये महसूस करेगा, उसके अंदर ये फील आएगी, यस, हर इतनी उसकी ताकत बढ़ जाएगी। और रही बात कोर्ट कंपाउंड की, तो आप छोड़ो, जिस मोहल्ले के अंदर वकील साहब रहते होंगे वहां का बदमाश भी उनकी तरफ नजर नहीं कर पाएगा, वहां की पुलिस उनके साथ कोई मिसबिहेव नहीं कर पाएगी। कोई निदान नहीं दिला पाया अभी तक, पिछले काफी साल से मैं देख रहा हूँ, आप 20 साल से देख रहे हैं कि ये बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है, कोर्ट कॉम्प्लेक्स जो 30 जारी का है। यहाँ आउटसाइडर्स की जो एंट्री है, जो कोई भी तरह का आदमी, चाहे वो हॉकर है, चाहे वो बूट पॉलिश वाला है, चाहे कोई भी है, यहाँ फ्री एंट्री है। और अक्सर चैम्बर्स में चोरियां हो जाती हैं, अक्सर कोई वारदात हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, कोई चेक नहीं है। इस बारे में कोई विजन है आपका? बिल्कुल है जी, बिल्कुल है, बिल्कुल एंट्री ऐसे इजीली एक्सेस नहीं मिलेगा, रिस्ट्रिक्शंस होंगी, थोरो उनकी चेकिंग होगी और प्रॉपर आइडेंटिटी कार्ड की एंट्री मिल पाएगी किसी को। ऐसी एक प्लानिंग है? बिल्कुल प्लानिंग है जी, बिल्कुल। तो दूसरी बात एक और बस लास्ट में एंड लीस्ट मतलब कहना चाहूंगा कि एक छवि की बात आती है कि भाई हम किस तरह से इलेक्शन कॉन्टेस्ट करें। अभी मैं देख रहा हूं, आपसे करीबन 1 महीना पहले आप भी थे, मैं भी था, एक मीटिंग थी हमारे बीसीटी के ऑनरेबल चेयरमैन है वो थे, उन्होंने एक स्पेशल रिक्वेस्ट की थी कि इस इलेक्शन को फ्रेंडली मैच की तरह रखो, इसमें शोशागिरी और ये पंप एंड शो मत करो। आपका नाम कोट किया गया था, शायद उनको ये लगा कि आप सबसे ज्यादा हाई फाई कर सकते हैं इलेक्शन को। और मैं देख रहा हूं कि आपके ही बोर्डिंग्स नहीं लगे हुए, होर्डिंग्स नहीं लगे हुए, वरना लगभग सभी के बड़े बड़े होर्डिंग्स सर मेरे को से लेके बुराड़ी तक लगे हुए हैं। सर मेरे को आइडेंटिटी क्राइसिस नहीं है, मैं वो शख्स नहीं हूं कि आज इस चुनाव के बाद अगले चुनाव में नजर आऊंगा। मैं 12 महीने अपने मेंबर्स के बीच में रहता हूं, मैं कोर्ट के अंदर वकालत करता हूं, मेरे को हर मेंबर नाम से और चेहरे से पहचानता है। अगर कोई नाम से नहीं भी पहचानता हो तो चेहरे से पहचानता है कि हाँ ये सुबह कॉरिडोर में फाइल उठा के वकालत करते नजर आता है, कोर्ट में जाते हैं। वो तो ठीक है, तो जिनको आइडेंटिटी क्राइसिस होगी सर वो लगाएंगे और करेंगे। आदत डाल दी गई है लेडी मेंबर एग्जीक्यूटिव से लगा करके, और प्रेसिडेंट तक के दावेदार जो हैं वो लोगों को लंच करा रहे हैं, पार्टियां दे रहे हैं, ऑब्लाइज कर रहे हैं, गिफ्ट दे रहे हैं, और दीपक शर्मा किसी को चाय नहीं पिला रहा है, तो फिर क्यों वोट देंगे हम आपको? ऐसा तो नहीं है नाराज हो जाएंगे इस बात से? नहीं सर, कोई नाराज नहीं होगा, हर किसी को सेल्फ रिस्पेक्ट की वैल्यू पता चल रही है। बीच में हो सकता है कि शायद कुछ इस तरह की चीजें रही हो, लेकिन आज की तारीख के अंदर जो लड़ाई है, देखिए यहाँ पे कॉलोनी नहीं कटनी है, यहाँ पे डीडी के फ्लैट नहीं कटने हैं जो किसी को अलॉटमेंट के लिए फेवर चाहिए होगी। वकील को, हर कोई वकील सक्षम है, अपने घर से खाना पैक करके लाता है और यहाँ से इतना कमा के जाता है कि वो अच्छे से अपने अलावा और भी 2 घरों को चला सकता है। वकील, किसी भी वकील को किसी चीज़ की कभी नहीं पड़ती, उसे एक स्वाभिमान की लड़ाई होती है उसको ये होता है कि मैं समाज के अंदर मेरी इज्जत रहे, मेरे वर्क प्लेस में मेरी इज्जत हो, मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ मेरी इज्जत हो। और एक वकील नहीं, हर इंसान की यही, जो शरीफ इंसान होता है उसकी यही इच्छा रहती होती है। तो अब जो एक्सपीरियंस हुआ है मेंबर्स को, तो उनको पता है कि भाई हमें ये इस तरह के लोगों को लेकर आना है कि जो आके करप्शन करेंगे, या इस तरह के लोगों को लेकर आना है कि जो आके उनके स्वाभिमान की लड़ाई लड़ पाएंगे। एक बात तो तय है, दीपक शर्मा के दिमाग में एक बात तो है कि यहाँ एक बहुत अपने आप में मजबूत समझने वाली लॉबी है जो किसी सूरत में आपको आने देना नहीं चाहती। ये तो है। आपकी लड़ाई कंटेस्टेंट से नहीं है सर, आपकी लड़ाई अपने 6-7 लोगों से नहीं है, आपकी लड़ाई उस लॉबी से भी है, जो लॉबी यहाँ वही पुराना हिसाब किताब चलाना चाहती है। कब तक रोकेंगे सर? और इस बार आएंगे, पक्का आएंगे सर। चलिए, तो आप मेंबर्स मेरे साथ हैं। योर माइंड ओपनर आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है कि आपके सामने वोटर्स हैं, वोटर्स आपको बहुत देर से सुन रहे हैं, आप जो अपील उनसे 1-2 मिनट में करना चाहते हैं, जो कहना चाहते हैं आप कहिए, किस तरह से आप क्यों वोट मांग रहे हैं, जो कहना चाहेंगे। सिर्फ मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट है कि वोट डालते टाइम सिर्फ इस चीज का ध्यान रखें कि उनको या उनके किसी जानकार को जब कोई प्रॉब्लम थी तो उनके लिए कौन खड़ा था, ना कि इस चीज को ध्यान रखें कि आज उनको पार्टियां कौन दे रहा है, उनकी खातिरदारी कौन कर रहा है।
जब बुरा वक्त आया था कोरोना का हमारे ऊपर, उस समय कौन सबका साथ दे रहा था, कौन एक दूसरे के साथ, चाहे हम कुछ नहीं भी कर पा रहे थे, कम से कम फोन करके हालचाल तो पूछ लेते थे कि भाई ठीक तो है ना। सिर्फ इस चीज को ध्यान में रखें कि आगे आपके स्वाभिमान को कौन नीचे नहीं गिरने देगा और कौन आपके स्वाभिमान को बचा के रखेगा और बचाने के साथ साथ ऊपर भी उठाएगा, या कौन आपके स्वाभिमान को गिरवी रखकर आ जाएगा। तो सुना दोस्तों, ये थे दीपक शर्मा, और मैं आपको बता दूं कि मैं इसी तरह के तीखे सवाल करता रहूंगा। मैं आपके जितने सवाल आते हैं, जितने आपकी क्वेरीज हैं, कोशिश करता हूं कि मैं कैंडिडेट से पूछूं। और क्योंकि ये ऑनरी सेक्रेटरी पर थे, मैं इनसे छोटी बातें नहीं की। छोटी से मेरा मतलब जो बहुत कॉमन बातें हैं, पार्किंग की वजह से, सैनिटेशन की है, या यहाँ की सफाई है, और कोई चीज़ें छोटी मोटी लाइट की है, ये सब चीज़ें बहुत हैं, ये तो सब कह रहे हैं। लेकिन जो अहम मुद्दे मैंने कोशिश की इनसे बात करने की, इनका विजन जानने की। नाउ द डिसीजन हैज टू बी टेकन बाय यू। प्लीज थिंक ओवर इट अगेन एंड अगेन, बिकॉज ये बार बहुत रेपुटेड बार है। इस बार की अपनी एक महिमा है, इसे मदर बार कहा जाता है। एशिया की सबसे बड़ी बार होने का इसे खिताब है। तो इस बार की डिग्निटी हमेशा ऊंची रहनी चाहिए। यही मकसद योर माइंड ओपनर चैनल का भी है, यही मकसद मेरा भी है, और मैं समझता हूं दोस्तों यही मकसद आपका भी होना चाहिए, है, मुझे लगता है। तभी ये ओपन डिबेट्स हम कर पा रहे हैं, और मैं इन डिबेट को जारी रखूंगा, भले ही कितना लोग विरोध करें। जिसके पास विजन है वो बोलेगा, जिसके पास सिर्फ मन में चोरी है, चोर है, मन में बेईमानी है, या कुछ और बैड इंटेंशंस हैं, वो नहीं बोलेंगे आपके सामने। वो केवल आपको ल्यूर करने की कोशिश करेंगे, लालच देने की कोशिश करेंगे। आपको सावधान रहना है, अपनी वोट को बिकने नहीं देना है, अपने स्वाभिमान को गिरवी नहीं रखना है। आपको 10 दिन की खुशी चाहिए, यो आपको मिल सकती है। आपको पूरे 2 साल का टेन्योर खुशनुमा चाहिए, ये डिसीजन आपने करना है। अगर आज आप 10 दिन की खुशी के चक्कर में अपनी वोट गिरवी रख देते हैं, या बेच देते हैं, या इन्फ्लुएंस में आके, किसी भी लालच में आके अगर आप गलत आदमी को वोट कास्ट कर देते हैं, तो फिर इसका खामियाजा पूरी कम्युनिटी को भुगतना पड़ेगा, पूरे 5400 वोटर्स को भुगतना पड़ेगा। दोस्तों मैं इन्हीं एक क्वेश्चन आपको देना चाहता हूं मैं, अगर जी आप जी अभी एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, जितने भी कंटेस्टेंट आए और खासतौर से मेरी सीट के कंटेस्टेंट हो, मैं सब वोटर्स को, सब मेंबर्स को एक चीज बताने जा रहा हूं कि शायद इसी महीने के आखिर तक 30 जारी के सामने एक नई कोर्ट तैयार हो रही है, वो ऑपरेटिव हो जाएगी। यहाँ से जजेस वहाँ शिफ्ट कर दिए जाएंगे। आगे चल के बहुत बड़ी एक परेशानी आने वाली है इस कोर्ट के टूटने की, चैम्बर्स के टूटने की, और हमें यहाँ से उजाड़ने की। कृपया करके ये भी ध्यान रखिएगा कि कौन है जो आपके इस लड़ाई को लड़ सकता हो, पूरी ईमानदारी से लड़ सकता हो। अगर आपको भरोसा नहीं है तो सेंट्रल हॉल लाल बत्ती के सामने कोर्ट तैयार है, आप जाकर देख सकते हैं। और एक सवाल अपने दिमाग के अंदर जरूर लाइएगा कि क्या कारण है कि कोई भी पास्ट, प्रेजेंट और वुड बी फ्यूचर नेता इस इशू को इस समय नहीं उठा रहा है, जबकि ये एक बर्निंग इशू है। क्या कारण है कि कोई भी कंटेस्टेंट इस समय इस मुद्दे को नहीं उठा रहा है? क्योंकि वो सब कभी ना कभी इस कमेटी के अंदर रहे हुए हैं और वो इस नेक्सस का पार्ट रहे हुए हैं। तो ये एक सनसनीखेज बात आपको दोस्तों पता लगी, और अच्छा हुआ इन्हीं से पता लगी। जहन में मेरे भी थी, मैं क्योंकि इंटरव्यू बहुत लंबा चल रहा है तो मैं इसलिए उस बात को अगले एक इंटरव्यू के लिए रखना चाहता था, लेकिन उन्होंने कह दी ठीक है, आपने सुना और बहुत ध्यान से सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये कंटिन्यू रहेगा हमारी बातचीत। आज के लिए इतना ही, फिर मिलूंगा दोस्तों एक नई शख्सियत के साथ, नए सवालों के साथ और नई जवाबों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।